हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 4 लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टोरी को अब शुरू करते हैं। जैसे ही वो इंटर्न से जैन का नाम कहता है कि उसे जैन चाहिए, फिर वो इंटर्न से कहता है ये सिर्फ इंटर्न है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरों जैसा नहीं है, ये सच में बदकिस्मत है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अगर ये इंटर्न है, इसका मतलब है कि इसे पैसों की सख्त ज़रूरत होगी और मैं इसे जितने चाहे पैसे दे सकता हूँ। मुझे ये पार्टी में चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे ये पार्टी में चाहिए। ईबो की बात सुनकर जो इंटर्न होता है वो सरप्राइज़ होकर ईबो से कहता है, लेकिन सर ये तो इंटर्न अभी कह ही रहा होता है। ईबो उसे रोक देता है। ईबो की आंखों में साफ तौर पर नफरत दिखाई दे रही थी। फिर ईबो इंटर्न को जवाब में कहता है, रियली मैं भी तो आदमी हूँ और मेरे पास डिक भी है। फिर इंटर्न ईबो को जवाब में कहता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे खरीद पाएंगे। इंटर्न का जवाब सुनकर वांग ईबो से कहता है, हर चीज़, हर इंसान का कोई ना कोई प्राइस होता है और मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है और तुम इस फील्ड में बेस्ट हो। ये कहते ही वो अपने जेब से 2 मोटे पैसों के बंडल्स निकालता है और फिर उसे इंटर्न को दे देता है। फिर वो कहता है, एक तुम्हारे लिए है और एक इस इंटर्न के लिए है। पैसे देने के बाद वांगी वो इंटर्न से कहता है वो इसे देखकर रिफ्यूज़ नहीं करेगा। अगर उसे रिफ्यूज़ किया भी तो तुम दोनों आगे चल कर बहुत पछताओगे। ईबो की धमकी सुनने के बाद जो इंटर्न है वो फ़ोन करता है और अपनी शेकी वॉइस से कहता है, ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें। उसको देखकर ईबो फिर उससे कहता है, आज पहली बार तुम पैसे देकर एक्साइटेड नहीं हुए हो। तुम इतने टेंस क्यों हो? क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है कि मुझे वो अच्छा लगा? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें जैन से नफ़रत हो रही है। ये कहते हुए ईबो उस इंटर्न के क्लोज आता है और फिर उसके कान में धीरे धीरे कहता है, मुझे माफ़ करना लिया, पर मैं क्या करूं? मुझे अगले लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर इंटर्न का फेस पेन से शेकिंग करना शुरू करता है और जो ईबो है वो इस इमोशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ईबो को ऐसा लगता है कि उसे अथॉरिटी मिल गई है कि वो किसी को भी ह्यूमिलेट करे, क्योंकि किसी ने भी आज तक ईबो को वापस जवाब नहीं दिया। इसलिए ईबो को हर इंसान को ह्यूमिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये ईबो की ज़िंदगी का एक बेस्ट पार्ट है। जैसे ही वांग ईबो वहाँ से जाने वाला होता है तो वह इंटर्न को पुश बैक करता है और अपने होठों पे मॉकिंग स्माइल लेकर एग्ज़िट की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो मेन डोर से बाहर चला जाता है तभी वांग ईबो के सामने एक कार रुक जाती है। कार से बाहर एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है जिसका काफ़ी टाइट एम्बियंस था। तभी ईबो की नज़र दूसरी ओर पड़ती है जहाँ पर जैन खड़ा था। जैन उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पे काफ़ी ब्राइटनेस नज़र आ रही थी। जैन को मुस्कुराता हुआ देखकर वांग ईबो काफ़ी अनईजी फील करता है। फिर वांग ईबो सोचता है, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब लास्ट टाइम इस तरह खुश हुआ था, इस तरह फ्रीली हंसा था। तभी ड्राइवर की आवाज़ से वांग ईबो अपनी थॉट से वापस आता है। फिर वांग ईबो अपनी कार में बैठता है, लेकिन उसकी जो नज़रें होती है वो जैन पर ही होती है। वांग ईबो फिर सोचता है कि अगर जैन उस रात पार्टी में आता है और उसे प्लेजर देता है तो वांग ईबो का जो एक्सपीरियंस है लोगों को पहचानने का, उसमें वांग ईबो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो वांग ईबो उसके बारे में गलत नहीं सोच रहा है। ये कहते हुए वांग ईबो फिर अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर वो सोचता है, देखते हैं तुम्हारे साथ मीटिंग कैसी रहेगी, अच्छी या बुरी। या तो मैं तुम्हारी होठों की मुस्कान छीनूंगा या तो तुम मेरी मुस्कान वापस लाओगे। कौन जाने क्या होगा। ये सोचने के बाद वांग ईबो डिसाइड करता है कि अब वो और ज़्यादा जैन के बारे में नहीं सोचेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वांग ईबो कपड़े पहन ही रहा था, तभी उसके कमरे में होसुंग आ जाता है जिसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा नॉटी एक्सप्रेशंस होते हैं। होसुंग के पूरे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक के ही निशान थे। होसुंग वांग ईबो के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है।
वो सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके सामने वांग यीबो ऑनेस्ट होता है। हॉसुंग फेमस एक्टर और एक्ट्रेस का बेटा है, लेकिन उसका चेहरा देखकर पता नहीं चलता कि ये किस पे गया है। हॉसुंग अभी उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जितना वो उम्र से छोटा है उससे कहीं ज़्यादा वो अनाड़ी है, लेकिन उसके पास लड़कियों के काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। फिर हॉसुंग वांग यीबो से कहता है, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? उसका एक्सप्रेशन मैंने आज तक कभी भी किसी का नहीं देखा है। तो वांग यीबो जवाब में कहता है, मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। तो हॉसुंग जवाब में वांग यीबो से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम पे अपना गुस्सा उतारा है, अपने होंठों की तरफ देखो। तो वांग यीबो दांतों के निशानों की तरफ देखता है। हॉसुंग उसे जवाब में कहता है, अरे नहीं, उसके दांतों के निशान नहीं, उसके पंच का निशान। क्या उसने तुम्हें पंच मारा है? हॉसुंग की बात सुनकर वांग यीबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ये देखकर हॉसुंग की आंखें सरप्राइज में वाइड हो जाती है। फिर वो अपना हाथ वांग यीबो के फोरहेड पर रखता है और देखता है कहीं वांग यीबो को बुखार तो नहीं चढ़ गया। फिर वो वांग यीबो से कहता है, लास्ट टाइम जब तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा था, मुझे याद है, तुमने उसके सभी रिब्स तोड़े थे और वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो वांग यीबो जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे करना क्या है। ये थोड़ा वियर्ड सा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसकी जो आवाज़ है, जो वो मुझसे भीख मांग रहा था, उसे मैं फॉरगेट करूँ। मैं जिस तरह यूजुअली प्रेफर करता हूँ, मैंने उसे भी ट्राई किया, लेकिन उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो मेरे जहन से नहीं जा रही है। वांग यीबो की बात सुनने के बाद हॉसुंग कहता है, क्या? तो वांग यीबो से फिर जवाब में कहता है, वो स्ट्रेट है और ये हमेशा मुझे बॉदर करेगा। उसके साथ सेक्स करना लगता है कि उसे मैंने डोज काफ़ी कम दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार किया कि मैं उसकी मॉर्निंग की आवाज़ सुनूं, या फिर प्लेजर उसके चेहरे पर। और वो सीन जब वो लड़कियों के बीच में नाच रहा था बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, जब उसने मेरी सेंसिटिव बॉडी को टच किया था, जिस हिसाब से वो गल्प डाउन कर रहा था मेरी तरफ देखकर, उसकी आंखें जो कि चमक रही थी बिल्कुल आग की तरह। ये कहते हुए वांग यीबो अपने सर को शेक करता है और ट्राई करता है, कोशिश करता है कि वो ज़ैन का जो ख्याल है अपने दिमाग से बाहर निकाले। फिर वो हॉसुंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने बारे में कुछ पता है नहीं। हॉसुंग जैसे ही वांग यीबो की सभी बातें सुनता है, फिर वो वांग यीबो से कहता है, अपनी आप की तरफ देखो, तुम फिर से हॉर्नी हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें उसे प्यार तो नहीं हो गया। जैसे ही हॉसुंग ये बोलता है, तभी वांग यीबो गुस्से से अपने दांतों को टाइटिंग करता है और फिर हॉसुंग का जो शर्ट का कॉलर है उसे पकड़कर उसे पुल करता है और फिर उससे कहता है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना, ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी में और मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्यार ये बस एक तरीका है जिससे लोग एक्सक्यूज़ करते हैं अपने आप को जब भी वो कोई भी सिली थिंग्स करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा, भूख और सेक्स रूल्स ही हमारी दुनिया में है, और इसी तरीके से मैं रहता हूँ। और वो आदमी जो आज की रात मेरे पास था, कल तक मैं उसे भूल जाऊँगा। हॉसुंग फिर कहता है, बाकियों का क्या, मेरा मतलब है जैसे ही तुम किसी को टेस्ट करते हो उसके बाद तुम उसे शेयर करते हो। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सरप्राइज हो गया तुमने उसे जाने दिया। तुम जानते हो ना, वो अभी तक जितने भी लोग यहाँ आए उन सब से ज़्यादा बेस्ट था। फिर वांग यीबो हॉसुंग से कहता है, मैं उसका प्लेजर दोबारा नहीं लूँगा, तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मेरे लिए वो कोई भी डिफरेंट नहीं है। हॉसुंग कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उस हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। ज़ोशंग इंटर्न, उसने इतनी शराब पी थी कि वो ड्रंक हो गया था और उसने सब कुछ हमें बता दिया। उसने कहा यहाँ आने से पहले ज़ैन को कुछ भी नहीं पता था। उसने ज़ैन को कुछ नहीं कहा था और ना ही उसने ज़ैन को कोई भी पैसा ऑफ़र किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने ज़ैन का थोड़ी देर पहले रेप कर दिया है। तो वांग यीबो अपने कूल अंदाज में अपने दोस्त से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मेरे लिए तो ये नहीं है, मगर शायद उसके लिए ये हो सकता है। चलो अब इस टॉपिक को रहने भी दो। वांग यीबो ये अननोइंग होकर कहता है और उसके बाद वो अपने दोस्त को फॉलो करता हुआ डाउन हॉल में चला जाता है। वांग यीबो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और पागलों की तरह नाचता रहता है
और नाचते हुए वांग यीबो ये सोचता है कि ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्पेशली तब जब आपको हक दिया जाए कि आप दूसरों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करो। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का सीन है। वांग यीबो की नींद खुलती है और फिर वो डाउनस्टेयर चला आता है। जैसे ही वो डाउनस्टेयर आता है तो वांग यीबो ने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं और उसके जो बाल होते हैं वो पूरी तरह से मैसी हो गए थे। जैसे ही वो डाउनस्टेयर आ जाता है तो उसकी मॉम उस वक्त सोफे पे बैठकर फैशन मैगज़ीन पढ़ रही थी। उसकी नज़र जैसे ही यीबो पे पड़ती है तो वो तुरंत ही स्टैंड अप हो जाती है और फिर अपने बेटे से कहती है, ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो गया है? तो वांग यीबो अपनी मॉम की बात सुनकर अपनी मॉम से कहता है, क्यों, आप परेशान हो क्या? ये कहते ही वांग यीबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और अपने बर्ड को स्क्रैच करता है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं काफ़ी ज़्यादा टच्ड हो गया हूँ। लास्ट टाइम जब आपने मुझे ब्लीडिंग करते हुए देखा, आपको मेरी फ़िक्र नहीं बल्कि अपने फेवरेट कारपेट की फ़िक्र थी और आपने मुझसे कहा कि मैंने आपके फेवरेट कारपेट को दाग कर दिया है और जो गहरा ज़ख्म मुझे लगा था आप उसकी कोई भी फ़िक्र नहीं थी। फिर वांग यीबो की मॉम वांग यीबो से कहती है, बहुत हो गया, अपनी बकवास बातें बंद करो। मैंने किसी को बुलाया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हें आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और एलिगेंट दिखना है। तो वांग यीबो अपनी मॉम से कहता है, वरी माई एस, इस बार आपने किसे बुलाया है और मुझे क्या करना है? तो मॉम वांग यीबो से कहती है, मेरे दोस्त की फैमिली आने वाली है, उनकी एक खूबसूरत सी यंग डॉटर है। तो वांग यीबो ये बात सुनते ही अपनी मॉम से कहता है, हाँ तो ज़रूर आपने उसे मेरे लिए चुना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है ना मॉम कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम क्या चाहते हो, हम हमारी सारी दौलत तुम जैसे इंसान पे खर्च करें बिना एक्सपेक्टेशंस किए? क्या तुम हमारे लिए यूज़फुल एक दिन के लिए नहीं हो सकते हो? और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें हक है कि तुम डिसीजन ले सकते हो? ये बात सुनने के बाद वांग यीबो अपनी मॉम की तरफ चुपचाप देख रहा था। फिर वांग यीबो सोचता है, ये औरत कितनी खूबसूरत है लेकिन ये अंदर से कितनी गंदी है। वांग यीबो फिर अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या हो अगर एक दिन मैं अपने आप को मार डालूं तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा फिक्र होगी कि आपने मुझ पे पैसे जो खर्च किए उसकी या मेरी? वांग यीबो की मॉम ये सुनने के बाद चुपचाप वांग यीबो की तरफ देखती है, वो कुछ नहीं कहती है और वांग यीबो अपनी मॉम को चुपचाप देखकर अपने होठों पे पेनफुल स्माइल लाता है। फिर वांग यीबो कहता है, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सवाल आपसे पूछा जबकि मुझे जवाब पता है कि आपको पैसों की ज़्यादा फिक्र है ना कि अपने बेटे की। मैं आपसे श्योरली कहता हूँ, अगर मुझे एक इंसान मारने का मौका मिले ना तो मैं अपने हाथों से सबसे पहले आपको और डैड को मारना पसंद करूँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे आपके पैसे चाहिए। और रही बात उस लड़की की, मैं श्योर हूँ उसे मैं पसंद नहीं आऊँगा। पता है क्यों? क्योंकि जबकि मेरे खुद के पेरेंट्स को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो उस लड़की को मैं पसंद कैसे आ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वो मेरे बगल से गुजरा, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। आज उसका चेहरा इमोशनलेस था, वही ब्यूटी, वही बॉडी, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें आज डिफरेंट थी। उसकी आंखों में कोई भी चमक अब नहीं थी और ना ही उसके होंठों पे कोई स्माइल। उसका चेहरा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। अगर मेरी ज़िंदगी उसकी जैसी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की तरह जहन्नुम बना दूँगा। अब हम जैन के बारे में बात करेंगे। जैन फ़ोन पे बात कर रहा है और वो कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ। ये कहते ही जैन फ़ोन को कट कर देता है और सीधे होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है। फिर वो वहाँ से रूम की कीज़ लेता है और सीधे रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन दरवाज़ा खोलता है तो सबसे पहले वहाँ पर रूम के अंदर यांसी खड़ी थी जो कि मुस्कुरा रही थी। जैन को अंदर आता हुआ देखकर यांसी भागते हुए आती है और जैन को गले लगाती है और फिर वो जैन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। यांसी के गले लगकर जैन यांसी की जो स्मेल होता है उसे सूंघता है और फिर जैन सोचता है, यांसी आज भी काफ़ी ज़्यादा नाइस स्मेल कर रही है, बिल्कुल पहले की तरह। जब से जैन के साथ वो हादसा हुआ था तब से जैन एक पल भी काम नहीं था, लेकिन आज यांसी के गले लगकर जैन थोड़ा बहुत काम महसूस कर रहा था। फिर वो यांसी से कहता है, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। फिर यांसी जैन से कहती है,
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हॉस्पिटल में थे? तुम अपनी आप की तरफ देखो, तुम पूरी तरह से पीले हो गए हो। ये कहते हुए यांजी की आंखों में आंसू आते हैं। जैन यांजी के आंसू देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर जैन सोचता है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। क्या हो अगर तुम्हें पता चलेगा? क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगी? तभी यांजी जैन से कहती है, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है, बिल्कुल वैसे ही, न ज़्यादा स्वीट, और वैसे भी तुम्हें स्वीट खाने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो। ये कहते हुए यांजी गिगल करती है और जैन को अपने क्यूट से डिम्पल दिखाती है। जैन पहले की तरह कोशिश करता है रहने की, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। उसके बाद यांजी जैन को केक देती है तो जैन यांजी से कहता है, मैं इसे एंजॉय करूँगा डियर, शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुमने आज नया ड्रेस पहना है? यांजी कहती है, खूबसूरत है ना? जैन कहता है, तुम हमेशा से खूबसूरत थी। तभी यांजी जैन से कहती है, लेकिन ये कहते हुए यांजी फ्रोनिंग करती है। फिर वो जैन से कहती है, लेकिन आज तुम इतना स्ट्रेंजर जैसे पोलाइट क्यों हो? क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जैन यांजी से कहता है, तुम इतनी सिली थॉट्स मत सोचा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास आओ। जैन अपने होठों पे झूठ मूठ की स्माइल आता है। फिर वो यांजी को अपने करीब लाकर उसे अपनी गोद में बिठाता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी महसूस हो रहा था। फिर जैन सोचता है कि हम दोनों काफ़ी पेनफुल और शेमिंग सिचुएशन में मिले हैं। पहले मुझे ऐसा लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह ही होगी, जिन्हें गरीब लोगों का सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यांजी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। यांजी मेरे ज़ख्मों पे मरहम जैसी है। हर बार उसने मेरी हेल्प की है। कोई ऐसा जो आपको हमेशा केयर करे, कंफर्ट करे, और शायद आज भी वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहे। अगर मैं आज कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उसे भूल जाऊं और पहले की तरह जीने लगूं। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? जैन ये यांजी से पूछता है तो यांजी जवाब में उसे कहती है, क्या तुम भूल गए हो? हम काफ़ी सालों से डेट कर रहे हैं जैन, और तुम्हें अब भी पूछने की ज़रूरत है। तो जैन अपोलोजाइज़ करता है और उससे कहता है, मैं डर गया था, मुझे लगा था तुम बाकी लड़कियों की तरह मुझसे झूठ मूठ प्यार करने का नाटक कर रही हो। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं लोगों पर भरोसा कर पाऊँगा पहले की तरह। यांजी जैन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें हमारे लाइफस्टाइल डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन तुम जानते हो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी अच्छी जॉब कब लगेगी, तुम पैसे कब इकट्ठा करोगे, अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं अपने पेरेंट्स से मिलाऊँ। काफ़ी साल हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी सालों से एक साथ हैं। तो जैन जवाब में यांजी से कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये बात सुनकर यांजी खुशी खुशी अपना सर नॉड करती है और उसके बाद वो जैन का फेस कप करती है। यांजी जैन का फेस कप करती है ताकि वो जैन को किस करे। फिर वो जैन को अपने करीब लाती है और फिर जैन को किस करती है। लकीली हीबो ने जैन के लिप्स को किस नहीं किया था, इसलिए जैन कंफर्टेबली यांजी को किस बैक करता है। जैन काफ़ी ज़्यादा स्वीट और सॉफ्टनेस महसूस करता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही यांजी किस करते हुए जैन के नेक की तरफ चली जाती है और धीरे धीरे जैन की शर्ट को अनबटन करती है। ये महसूस करने के बाद जैन को वांग यीबो की याद आती है तो जैन ट्रम्बलिंग करता है। जितना जैन की स्किन एक्सपोज होती है तो उतना ही जैन डर जाता है कहीं यांजी यीबो के दिए हुए मार्क्स ना नोटिस करे। जैसे ही जैन महसूस करता है कि यांजी उसके चेस्ट को किसिंग कर रही है तो जैन को याद आ जाता है कि वांग यीबो उसके निपल्स को किस तरह सक कर रहा था। जैसे ही जैन ये महसूस करता है तो जैन डर के मारे चिल्ला उठता है और फिर वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता तो वो चिल्ला चिल्ला कर यांजी से कहता है कि प्लीज़ तुम रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ तुम रुक जाओ। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।